नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम UGC नेट पेपर 1 के सबसे मुश्किल टॉपिकों में से एक रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता का एकदम आसान भाषा में एक वीडियो सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 9 पार्ट यानी 90 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसका 10वां बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेके आ रहे हैं जो कि गुणात्मक अनुसंधान पर आधारित है। आपको बताऊं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अतः अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं में शामिल है। विकल्प ए, इसमें आगमनात्मक उपागम का उपयोग होता है। तो गुणात्मक अनुसंधान जो होता है उसमें आगमनात्मक उपागम का उपयोग होता है। आपको बताओ कि गुणात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की अहम भूमिका होती है। मतलब शोधकर्ता जो होता है रिसर्चर वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। गुणात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु विशिष्ट परिस्थिति, संस्थाएं, समुदाय या मानव समूह होता है। फिर अगला विकल्प कर रहा है यह मात्रात्मक प्राप्तांकों, मापन तथा सांख्यिकीय विश्लेषण पर ध्यान देता है। बिल्कुल नहीं, यह मात्रात्मक प्राप्तांकों, मापन, सांख्यिकीय विश्लेषण के बजाय यानी सांख्यिकीय विश्लेषण के स्थान पर निहित कारणों, व्याख्याओं और निहित अर्थों पर बल देता है। अगर ये स्टैटिक्स पे बल देगा, डेटा पहले से उपलब्ध डाटा पे ये अगर बल देगा, उसी पर आधारित रिसर्च होगा, तो ये तो गुणात्मक का होगा, ये तो मात्रात्मक हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा बी विकल्प गलत है। फिर देखिए सी में कह रहा है यह संरचित उपकरणों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों पर ज़्यादा बल देता है। बिल्कुल, ये जो अनुसंधान होता है इसकी आधार सामग्री साक्षात्कार, प्रत्यक्ष प्रेक्षण व लिखित अभिलेख आदि होते हैं। डी में यह कम घटनाओं या कम समूह या कम सदस्य संख्या पर आधारित होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जो आदमी व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान करता है, खुद ही उसमें शामिल रिसर्चर शामिल रहता है, खुद ही डाटा कलेक्ट करता है, तो ये एक बड़ी बात होती है। और मतलब खुद या किसी की हेल्प से करता है, लेकिन पहले से जो उपलब्ध डाटा रहता है कि स्टैटिक्स रहता है उसी का इस्तेमाल करें, ऐसी कुछ बातें नहीं होती। जो सब किया जाता है वर्तमान में किया जाता है। तो ये जो गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं में जो शामिल था ये सारे के सारे विकल्प हो जाएंगे आपको। मतलब कि इसमें ये मतलब कि एक विकल्प तो बी विकल्प गलत था, बी विकल्प हमारा गलत था, तो हमारा विकल्प जो है सो ए सी डी यानी कि विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुणात्मक अनुसंधान के प्रसंगों में शामिल है समग्र परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक प्रदत्त, व्यक्तिगत संपर्क एवं अंतर्दृष्टि, विशिष्ट व्यष्टि अभिमुखीकरण। अब देखिए कैसा कैसा वर्ड्स आ रहा है, विशिष्ट व्यष्टि अभिमुखीकरण, ये समग्र परिप्रेक्ष्य, मतलब ऐसा वर्ड सब एकदम अजीब सा लगता रहता है जब आप UGC नेट पेपर 1 का एग्जाम देते रहते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, हिंदी माध्यम से एग्जाम देते रहते हैं, और ऐसे ऐसे जो वर्ड आते हैं ना विशिष्ट व्यष्टि अभिमुखीकरण टाइप के वर्ड, तो आपका दिमाग घूम जाता है, अरे क्या दिया, कुछ समझ में ही नहीं आता रहता है। तो उन्हीं सब के लिए मैं एकदम आसान भाषा में सबको समझाने के लिए सबको समेटते हुए ले जा रहा हूँ, इसलिए हमेशा वीडियो को क्या करिए अंत तक देखिए। तो ये जो गुणात्मक अनुसंधान के प्रसंगों में शामिल है, प्रसंग गुणात्मक अनुसंधान के प्रसंग मतलब हुआ थीम ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्लियर। तो इसमें जो समग्र परिप्रेक्ष्य मतलब होता है किसी घटना के अंशों या विवरित चरों के रेखीय या कार्य कारण संबंधों के स्थान पर अध्ययन विषय की संपूर्ण घटना को जटिल व्यवस्था के रूप में अध्ययन, मतलब पूरे घटना को। तो ये समग्र परिप्रेक्ष्य इसका प्रसंग में शामिल है। दूसरा है गुणात्मक प्रदत्त। गुणात्मक प्रदत्त जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, अर्थात जो मानव के वैयक्तिक लेख है, उसका एक्सपीरियंस है या उसके द्वारा दिया गया भाषण है, व्याख्या है, ये सब का जो विस्तृत विवरण होता है ये क्वालिटेटिव डेटा में आ जाता है, तो ये भी इसमें शामिल है। फिर व्यक्तिगत संपर्क एवं अंतर्दृष्टि मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड इंसाइट। इसका मतलब ये हुआ कि शोधार्थी व्यक्तियों या घटनाओं के प्रत्यक्ष संपर्क में रहकर वैयक्तिक अनुभव एवं अंतर्दृष्टि के आधार पर व्यक्तियों के व्यवहारों या घटना के प्रति समझ विकसित करना। यानी कि जो
रिसर्चर होता है वो व्यक्ति या घटना के प्रत्यक्ष संपर्क में, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहकर जो अनुभव उत्पन्न करता है, अनुभव जो ग्रहण करता है, उसके आधार पर जो है सो अपनी समझ विकसित करता है। तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, गुणात्मक अनुसंधान के प्रसंगों में शामिल है। और ये जो अंतिम विकल्प है विशिष्ट व्यष्टि अभिमुखीकरण, तो इसका ये जो मतलब कि इसका इंग्लिश होता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी। तो मतलब शोधार्थी व्यक्तिगत अध्ययन से शोध की तुलना कर प्रत्येक व्यष्टि को विशिष्ट तथा अद्वितीय मानता है। मतलब जो रिसर्चर होता है वो अपना पर्सनल स्टडी करता है, शोध करता है, वो अपना पर्सनल स्टडी से क्या करता है, रिसर्च की तुलना करता है और प्रत्येक व्यष्टि को, मतलब प्रत्येक व्यष्टि को विशिष्ट तथा अद्वितीय मान, यानी कि इसके विकल्प जो होंगे A, B, C, D ये सारे के सारे सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि विकल्प डी ऑल इसका सही जवाब होगा। यानी गुणात्मक अनुसंधान के प्रसंगों में शामिल है थीम ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये समग्र परिप्रेक्ष्य, गुणात्मक प्रदत्त यानी क्वालिटेटिव डाटा या व्यक्तिगत संपर्क एवं अंतर्दृष्टि एवं विशिष्ट व्यष्टि अभिमुखीकरण, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक केस का मतलब सबको डिफरेंट मानकर, सबको महत्वपूर्ण मानकर शोधार्थी उसका रिसर्चर जो होता है वो रिसर्च में इस्तेमाल करता है, उस पर काम करता है। तो ये जो है इसका सारा का सारा विकल्प सही था। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुणात्मक अनुसंधान के महत्वों में शामिल है सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के लिए सिद्धांतों के निरूपण की दृष्टि से। बिल्कुल, ये जो पहला नंबर कथन है ये सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के सिद्धांतों के निरूपण की दृष्टि से, ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि ये शोधार्थी के अनुभव एवं अंतर्दृष्टि के विकास के स्थान पर सांख्यिकीय जटिलताओं का अध्ययन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी सांख्यिकीय जटिलताओं का अगर अध्ययन करेगा तो ये कौन सा रिसर्च हो जाएगा, स्टैटिक्स पर जब ये जोर देगा तो ये रिसर्च किस पे हो जाएगा, कौन सा रिसर्च हो जाएगा, ये रिसर्च हो जाएगा मात्रात्मक अनुसंधान हो जाएगा। तो ये गुणात्मक अनुसंधान में क्या होगा, शोधार्थी के अनुभव मतलब रिसर्चर का जो पर्सनल अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है एवं अंतर्दृष्टि के विकास पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि रिसर्चर का एक्सपीरियंस और उसके अंतर्दृष्टि के विकास, ये दोनों चीज़ें होती है, इसमें महत्व रखती है। तो बी विकल्प जो है ये गलत है। यह शोधार्थियों में आत्मविश्वास और उसकी विश्वसनीयता बढ़ाता है, बिल्कुल ही सही कथन है। आप समझिए कि कोई रिसर्चर खुद रिसर्च करता है और खुद ही सब चीज़ का अध्ययन कर रहा है, पूरा रिसर्च में शामिल है, पर्सनली सारी प्रक्रियाओं में, शोध के उपकरणों में खुद से काम करता है, तो उससे क्या होगा, किसी का कॉन्फिडेंस, रिसर्चर का कॉन्फिडेंस बढ़ना ही है और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। शोध में यांत्रिकता को न्यून करता है, बिल्कुल इसमें यांत्रिकता बिल्कुल नहीं होती, डेटा पे ध्यान नहीं दिया जाता है, पहले से मतलब बहुत ज़्यादा डेटा या स्टैटिक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसमें यांत्रिकता बहुत ही कम होता है, एकदम कम होता है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प A, C, D ये हमारा सही जवाब है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के आधार पर उनके मुख्य प्रकारों में शामिल है। गुणात्मक अनुसंधान जो होता है उनकी विशेषताओं के आधार पर इनको जो है, ये आपको बताओ कि इनके आधार पर इनको बांटा गया है ह्यूरिस्टिक अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन और फिर दार्शनिक अध्ययन और फिर आपका घटना क्रिया विज्ञान परक अध्ययन, ये चारों भाग है। और एक और भाग है आपको बताओ नृशास्त्रीय अध्ययन, एथनोग्राफिकल रिसर्च जो होता है आपका, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जो गुणात्मक अनुसंधान होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च, ये सारे उसी के भाग है, ह्यूरिस्टिक हो या नृशास्त्रीय अध्ययन हो या व्यष्टि अध्ययन हो या दार्शनिक अध्ययन हो या घटना क्रिया विज्ञान परक अध्ययन, मतलब फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो होता है, तो ये भी उसी के अंतर्गत, ये सारे इसके प्रकार हैं। तो यह ऑल हो जाएगा। अब इसी में जो गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार था दार्शनिक अध्ययन, तो दार्शनिक अध्ययन के बारे में पूछ रहा है कि दार्शनिक अध्ययन से संबंधित क्या सत्य कथन, क्या होता है दार्शनिक अनुसंधान, फिलोसफिकल रिसर्च या फिलोसफिकल स्टडी। तो आपको पहला विकल्प है शैक्षणिक शोधों में दार्शनिक अध्ययनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल, शैक्षणिक
जो रिसर्च होते हैं उसमें दार्शनिक अध्ययन की बहुत बड़ी भूमिका है। इस प्रकार के अध्ययन मानव जीवन तथा उसके संसार की आधारभूत मान्यताओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है। बी है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है जो उसके दृष्टिकोण, शिक्षा एवं उसकी नीतियों तथा धारणाओं के निर्माण में सहायक होता है। देखिए, सबका एक दर्शन होता है, दर्शन होता है, एक सोच होती है, उसी के अनुसार से क्या होता है, उसका दृष्टिकोण होता है, सब कुछ उसी के अनुसार से होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है जो उसके दृष्टिकोण, शिक्षा में उसको नीतियों तथा धारणाओं के निर्माण में सहायक होता है। अतः व्यक्ति या देश या समाज के दर्शन के अध्ययन के लिए दार्शनिक शोध किए जाते हैं। इस विधि में विश्लेषणात्मक चिंतन, अंतर्दृष्टि तथा विचारों के विश्लेषण की क्षमता के आधार पे निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि इस विधि में विश्लेषणात्मक चिंतन तथा विचारों के संश्लेषण की क्षमता के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है कि मतलब कि जो दार्शनिक अध्ययन करते हैं इसमें हम विश्लेषणात्मक चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर अंतर्दृष्टि तथा विचारों के संश्लेषण के क्षमता के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। इस सारे चीज़ों को मिला के ये दार्शनिक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सारे के सारे विकल्प सही होंगे। फिर हम बढ़ते हैं, निरीशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित सत्य कथन क्या है। निरीशास्त्रीय अध्ययन आपको मैंने अभी बताया था कि इसका गुणात्मक अनुसंधान के जो प्रकार है उसमें निरीशास्त्रीय अध्ययन, एथनोग्राफिकल रिसर्च भी, एथनोग्राफिकल स्टडीज भी शामिल है। तो इसमें पहला विकल्प बोल रहा है कि निरीशास्त्रीय शोध का जन्म मानव शास्त्र विषय से हुआ है। बिल्कुल, इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है सामाजिक समूहों का अध्ययन और इसकी सांस्कृतिक विशेषताओं का विवरण देना होता है। इस विधि में शोधार्थी रिसर्चर अध्ययन समूह के सदस्यों के रूप में सम्मिलित होकर अनुसंधान करता है। बिल्कुल, जो रिसर्चर होता है उसको जिस चीज़ पे स्टडी करनी है उसमें वो पहले खुद को शामिल करता है। जैसे कि आदिवासियों के बारे में अध्ययन करना है तो उस वहाँ पर खुद जाएगा, खुद वहाँ पर रहेगा, क्या स्थिति होगी, सब कुछ के बारे में वो पता करेगा। आपको बताओ कि इस विधि में शोधार्थी अध्ययन समूह के सदस्य के रूप में सम्मिलित होकर समूह के साथ आंतरिकता स्थापित कर उनके साथ लंबे समय तक रहकर समूह के साक्ष्यों की क्रियाओं, वार्तालापों, सांस्कृतिक विशेषताओं तथा घटनाओं पर सूक्ष्म दृष्टि रखकर एक विस्तृत विवरण तैयार करता है। ये जो रिसर्च होता है इसमें रिसर्चर की भूमिका क्या होती है, एकदम इम्पोर्टेंस होती है, एकदम महत्व रखती है, एकदम इम्पोर्टेंस रखती है और वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जब वो खुद उसमें शामिल हो जाए, इस समय ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखना एक वाकई में बड़ी चुनौती होती है। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के दोनों विकल्प सही हो गए। 97 नंबर प्रश्न है कि निरीशास्त्रीय अध्ययन यानी कि एथनोग्राफिकल स्टडीज के पदों को क्रम में सजाए। इनके बारे में अंतिम निष्कर्ष निकल नहीं पाए। निष्कर्ष तो हमेशा अंतिम लास्ट में निकाला जाता है, ये फर्स्ट में कैसे, क्रम में तो अवस्था या परिस्थितियों का परीक्षण करना, सामाजिक अवस्था में स्वयं का संलग्न होना, प्रेक्षण की योजना बनाना, भौगोलिक अवस्था ज्ञान, प्रारंभिक अन्वेषण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभिक अन्वेषण करेंगे यानी इनिशियल एक्सप्लोरेशन करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे भौगोलिक अवस्थाओं का अध्ययन यानी कि उल्टा ई विकल्प, भौगोलिक अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन। फिर करेंगे प्रेक्षण की योजना बनाएंगे, प्लानिंग फॉर द ऑब्जर्वेशन। और सामाजिक अवस्थाओं में स्वयं का संलग्न होना यानी कि खुद भी शामिल होना पड़ता है। अभी मैंने बताया कि आदिवासियों की रिसर्च करेंगे तो खुद वहाँ जाना पड़ेगा, खुद ही अध्ययन करना पड़ेगा। तो गेटिंग इनटू सोसाइटी सेटिंग। और फिर है अवस्थाओं या परिस्थितियों का परीक्षण करना यानी मेकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द सेटिंग्स। और फिर जो पहला विकल्प है इनके बारे में अंतिम निष्कर्ष, तो सबसे लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है, फाइनली ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट इट। तो ये जो हमारा विकल्प है ये एफ से मतलब कि स्टार्ट होगा, उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा। पहले प्रारंभिक अन्वेषण, फिर भौगोलिक अवस्थाओं का अध्ययन, फिर प्रेक्षण की योजना बनाएंगे, फिर सामाजिक अवस्थाओं में स्वयं को संलग्नित करेंगे, फिर प्रेक्षण करेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल देंगे। अब है चयनात्मक साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार के कई प्रकार होते हैं। ये जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, मतलब कि आपको बताओ कि वर्णनात्मक अनुसंधान में या मतलब कि इसी
आपका जो अभी पढ़ रहा है गुणात्मक अनुसंधान में, तो इसमें इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ये साक्षात्कार के उपकरणों में शामिल है। ये मतलब कि रिसर्च के उपकरणों में शामिल होते हैं। तो ये इसी के कई सारे साक्षात्कार होते हैं। ये आपको हम बताएंगे, एक वीडियो इसी के रिलेटेड बनाएंगे, सब बता देंगे कितने प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो एक प्रकार है चयनात्मक साक्षात्कार। तो चयनात्मक साक्षात्कार क्या होता है? यानी कि चयनात्मक साक्षात्कार होता है जिसमें क्या क्या गुण होते हैं। पहला विकल्प है कि साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है। बिल्कुल, इंटरव्यू जो लिया जाता है उसमें कोई भी जॉब में आप जब नया सिलेक्शन करना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है। चयनात्मक साक्षात्कार यही होता है। फिर दूसरा विकल्प बोल रहा है कि इसमें साक्षात्कार प्रदाता से उस जीविका की उपयुक्तता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जो साक्षात्कार लेता है, इंटरव्यूअर जो होता है, वो इंटरव्यू देने आता है उससे ऐसे प्रश्न पूछता है उसी जिसके आधार पर कि मतलब कि जो साक्षात्कार दे इंटरव्यू दे रहा है उसके अभिवृत्ति का पता चले, उसकी क्षमता का पता चले, योग्यता का पता चले और आचरण आदि के बारे में पता चले। तो बी विकल्प भी सही है। तीसरा विकल्प है इस तरह के साक्षात्कार का मूल उद्देश्य जानना होता है कि साक्षात्कार प्रदाता कहाँ तक अपनी योग्यताओं के आधार पर अमुक नौकरी के लिए योग्य है। मतलब ये जो रिसर्चर होते हैं, ये जो साक्षात्कार जो लेते हैं ये चयनात्मक साक्षात्कार में, उनका उद्देश्य ही यही होता है कि जिस आदमी का वो इंटरव्यू ले रहा है वो जो है सो मतलब इस जॉब के लिए कितना एलिजिबल है, कितना योग्य है, कितना जानता है, वो इस जॉब को कितने अच्छे से कर पाएगा, वो क्या वो कंपनी को बढ़ा पाएगा, क्या वह इस जॉब में तरक्की कर पाएगा, क्या उस जॉब की तरक्की क्या उसकी तरक्की से संस्था की भी तरक्की होगी। तो ये सारी बातों का पता करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो डी विकल्प होगा सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। अब पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल पूछा था, ये आपका होमवर्क था, जो सही जवाब देते उनका नाम मैं यहाँ पर लेता। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की विशेषताओं में शामिल है। तो यहाँ पे जो नियंत्रण हो, जोड़ तोड़ हो, अवलोकन हो, पुनरावृत्ति हो, ये सारे के सारे गुण जो होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं। यहाँ नियंत्रण भी होता है, जोड़ तोड़ भी किया जाता है। ये कभी जो हम डाटा लिए रहते हैं या प्रदत्त लिए रहते हैं या हम सैंपल लिए रहते हैं, उसमें मात्रा कभी घटा के देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, फिर बढ़ा के देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो नियंत्रण हो, जोड़ तोड़ हो, ऑब्जर्वेशन हो, पुनरावृत्ति हो, ये सारे के सारे गुण ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के होते हैं। तो किन्हीं ने सही जवाब नहीं दिया था, यहाँ पर विकल्प ई हो जाता ऑल, सभी के सभी सही जवाब, सभी के सभी विकल्प सही हैं। अब आज के लिए आपका होमवर्क है कि गुणात्मक अनुसंधान में प्रदत्त संग्रह के उपकरणों में आता है, मतलब डेटा जो कलेक्ट किया जाता है उसके लिए कौन कौन उपकरण शामिल है। साक्षात्कार, प्रेक्षण, अभिलेखीय विश्लेषण या दृश्य सब प्रदत्त विश्लेषण, ABC, BCD, ACD या सारे के सारे विकल्प सही। तो ये 100वां नंबर प्रश्न है। जो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं 100 नंबर प्रश्न लिख के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100वां नंबर का है। तो 100 लिख के ABCD क्या विकल्प आपको सही लगता है वो लिखिएगा। जो सही जवाब देंगे उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा। इसलिए बहुत ही कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। जब आप उत्तर ढूंढते हैं ना, तब आप एक वाकई में एक रिसर्चर हो जाते हैं। और रिसर्च का टॉपिक चल रहा है और रिसर्चर का काम नहीं कीजिएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो ऐसा काम मत कीजिए, जवाब दीजिए और प्रयास कीजिए, एकदम सफल होंगे। पिछले वीडियो में भी किन्हीं ने प्रयास किया था तो उनको मैं सही उत्तर बता दिया हूँ। आज इस वीडियो में प्रयास करें और सही उत्तर बताएं। तो इस तरह से हमने रिसर्च के आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में अध्ययन किया। फिर आगे हम इसका पूरा एकदम द एंड करेंगे। जिनका इससे पहले 9 पार्ट बन चुका है, यानी 90 प्रश्न हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते रिसर्च एप्टीट्यूड की भाषा कितनी मुश्किल होती है। तो पिछले 90 प्रश्न देखें और आपको मेरा दावा है कि वो जो 90 प्रश्न देखिएगा और ये तो आपको मतलब कि रिसर्च एकदम आसान लगने लगेगा। आप खुद पिछले वर्षों के प्रश्न सॉल्व करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये तो आसानी से सॉल्व कर लूँगा, ये सब आसान से सॉल्व कर लूँगा। और जो कुछ मुश्किलें बची है वो अगले हम 4-5 वीडियो में इसको पूरा द एंड कर देंगे। तो इस तरह से आपको हमें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाए, आपको पेपर 1 के अन्य वीडियो देखने हैं, जैसे कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता पर एकदम आसान भाषा में वीडियो देखने हैं, कम्युनिकेशन यानी संचार पर, नंबर सिस्टम पे, या आपको पीपुल एंड एनवायरनमेंट पे देखना है यानी कि मानव विकास एवं पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, या फिर आपको ICT पे देखना है, इंफॉर्मेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर पे जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं एकदम आसान भाषा में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर एकदम आसान भाषा में वर्णित है। और जिनका पेपर 2 में हिस्ट्री है, इतिहास है, उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन लाए हैं, तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। मध्यकालीन भारत से कई सारे वीडियो है, तो ये सारे उपयोगी वीडियो है ताकि आप लोग इस बार आसानी से JRF कर सके। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एकदम चिंता मुक्त होकर अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए और इस बार पक्का अपना JRF फिक्स कीजिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारी मात्रा में कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात कि खुद पे भरोसा रखें और इस बार अपने लक्ष्य में पक्का सफल हो और एकदम सफल होइएगा ही। हमें आप सभी के मेहनत पे एकदम यकीन है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे तो वो चैनल को लाल बटन दबा के इतनी ज़ोर से सब्सक्राइब करें कि सब्सक्रिप्शन की आवाज़ यहाँ तक मेरे कानों में आनी चाहिए। और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 UGC नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास की वीडियो एकदम आसान से आसान भाषा में मिल सके। तो अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।